हेलो मित्रों, आप सबका आज फिर से अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज बात करेंगे शिक्षकों के लिए जो नियमावली बनी है उस पर। ये नियमावली ऐसे ही नहीं आया है, इसके लिए बिहार के सभी शिक्षकों ने आंदोलन किए, संघर्ष किए, लाठियाँ खाई और तब ये नियमावली आया है। और जिसने संघर्ष किया ये नियमावली उसके लिए है ही नहीं। पूरी तरह से स्पष्ट करें तो 3 बार मौका दिया जाएगा उसको एग्ज़ाम देने का, लेकिन ये आने वाले फ्यूचर में जो शिक्षक बहाल होंगे ये नियमावली उनके लिए है। तो इनमें कौन कौन से मुख्य बिंदु है उसको हम अभी चर्चा करेंगे। और पहले ये लेटर पर अभी ध्यान देते हैं। ये नोटिफिकेशन है और शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा ये जारी किया गया है। संचिका संख्या 11 नियमावली 1-2-23 का ये है। ये प्रेस नोट है, यानी कि पब्लिक में इसको जारी किया गया है दीपक कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव के द्वारा। इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा में आपको दिख रहा है ये नियमावली का नाम है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक हो गया विद्यालय के, यानी इसको हायर एजुकेशन से मतलब नहीं है, उस पर लागू नहीं है। ये विद्यालय +2 विद्यालय तक होता है, इंटरमीडिएट तक। इसमें शिक्षक की नियुक्ति, स्थानांतरण, इसके एक जगह से दूसरी जगह जाना, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त यानी एवं सेवा शर्त, ये नियमावली का नाम है 2023। इसकी स्वीकृति के संबंध में इसका स्वीकृति मिल गया है या नियमावली बन गया है। ऐसे बिहार सरकार कई बार नियमावली बनाई है शिक्षकों के आंदोलन के बाद। उनको एक तरह से इंस्टॉलमेंट में इनकी मांग को पूरा किया जाता है कि मांगें कई रहती है कि कुछ मांगों को मान लिया जाता है, फिर शिक्षक को संतुष्ट करके लौटा दिया जाता है, फिर शिक्षक लोग दोबारा फिर डिमांड करते हैं तो फिर कुछ मांगें पूरी कर दी जाती है। एक बार में फुल वेतनमान कभी नहीं दिया गया और इसके लिए सिर्फ दोषी शिक्षकों को ही माना गया है। जबकि मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता है कि आपकी शिक्षक की बहाली की जो पारदर्शिता थी वही सही नहीं था शुरू में, और ऐसे ही सर्टिफिकेट दिखा के नौकरी देने वाली बात की गई। तो ऐसा नियम लाने के कारण ही तो ये हुआ कि कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो पात्रता परीक्षा भी पास नहीं कर पाए। कुछ हैं ऐसे जो शिक्षा विभाग को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन सभी तो ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड टीचर भी हैं। तो सबके लिए आप यूनिवर्सल नियम लागू कर देंगे तो भी नहीं चलेगा। और अब तो जो आ गए हैं उनका भी हित का ख्याल रखना चाहिए। इस नियमावली के गठन उपरांत राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप प्राप्त होगा। इसके बाद हस्तक्षेप कर सकेगा विभाग। बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के एक नया संवर्ग का गठन हो सकेगा। एक नया कैटेगरी का ये टीचर बनेंगे। आज भी स्कूल में कई प्रकार के टीचर हैं। 2006 का बहाली, 8 का बहाली, 10 का बहाली, फिर 11-12 में जो टेट हुआ, टेट वाले हैं, एस्टेट वाले हैं, ये सारे नियोजित शिक्षक हैं। और इसके बाद ये तो पंचायत स्तर पर हैं, प्रखंड स्तर पर शिक्षक हैं, जिला स्तर पर हैं, नगर निकाय है, अलग अलग कैटेगरी के टीचर हैं। टीचर तो है सब लोग, आम पब्लिक तो समझते हैं कि टीचर हैं, लेकिन उसमें कई कैटेगरीज है। 34,500 है जो हाई कोर्ट से जीत करके आए हैं। तो टीचर के कई संवर्ग हैं, कई कैटेगरीज है। पब्लिक को लगता है कि सब टीचर हैं, लेकिन इनमें बहुत भिन्नता होती है। और भिन्नता सिर्फ नाम में ही नहीं, इनके वेतन में भी भिन्नता होती है। तो इनको एकरूपता देने के बजाय एक नया और संवर्ग या नया कैटेगरी यहाँ पर लाया गया है। इस कैटेगरी के जो टीचर होंगे वो कहलाएंगे राज्यकर्मी। जो अभी के वर्तमान शिक्षक डिमांड करते हैं कि राज्यकर्मी कर्मचारी का हमको एक नाम दिया जाए, तो वो उनको नहीं, इस संवर्ग वाले को मिलेगा। इसके अलावा वर्तमान में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त कर्मी है, वो भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्यकर्मी के इस नए संवर्ग में नियुक्त हो सकते हैं। उनको एक एंट्री गेट दिया है। ये थोड़ा सा ठीक है कि गेट उनके लिए खिड़की खुला है, वो आ सकते हैं। अब इस नियमावली का पॉइंट वाइज देखते हैं।
तो डिटेल्स में देखते हैं। इस नियमावली का नाम क्या रखा गया है, तो अभी बता ही दिए, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 इसका नाम रखा गया है। किन विद्यालयों के शिक्षक इसके तहत भर्ती होंगे, तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तहत चलने वाले विद्यालयों में अध्यापक या शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। तो बिहार सरकार के अलावा भी कोई विद्यालय होता है क्या, तो हाँ होता है, वो केंद्रीय विद्यालय होते हैं जो केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। तो लेकिन उस पर ये नियम लागू नहीं है, केंद्र सरकार का तो सीटेट पास करके उसमें जाएंगे ना, ये बिहार सरकार के स्कूल पर लागू है। इनकी कोई अलग पहचान भी होगी, तो हाँ ये अलग प्रकार के वर्ग हैं। ना तो यह अब तक नियोजित शिक्षकों के जैसे मानदेय वाले होंगे जिसको फिक्स सैलरी मिलती है, और ना उससे पहले नियुक्त अस्थायी शिक्षकों के संवर्ग में होंगे। 95-96 में भी बहाली हुई, 34,500 में भी बहाली हुई अस्थायी शिक्षक में, उसमें भी इसको नहीं रखा गया है। इनके लिए एक नया संवर्ग का गठन किया गया है, ये नए कैटेगरी वाले होंगे। 4 पॉइंट देखिए आपको क्वेश्चन के रूप में समझा दिया गया है ताकि आराम से इसको समझ सकें। नियोजित और इनमें क्या अंतर होगा, जो अभी के नियोजित शिक्षक हैं और ये जो बनेंगे उनमें क्या अंतर होगा, तो इस संवर्ग के शिक्षक सीधे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होंगे, सरकारी कर्मी होंगे, मानदेय नहीं, इनको वेतन मिलेगा, ये वेतन पर काम करेंगे, मूल वेतनमान। सरकारी सेवकों की तमाम सुविधाएं भी इनको मिलेगी। अब बताइए, इतनी सुविधा आपको मिलेगी तो क्या ऐसे आ जाएंगे, तो क्या इसके लिए कोई परीक्षा होगी, तो हाँ बिना परीक्षा पास किए इस वर्ग में आप नहीं एंट्री कर सकते हैं। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार की ओर से तय आयोग इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा लेगा। ये सरकार निर्णय करेगी कि ये परीक्षा का आयोजन कौन करेगा, ये जिनको कहेंगे जिस आयोग को वो परीक्षा ले लेगा। बिहार में बीपीएससी से परीक्षा लेने की उम्मीद जताई गई है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि अच्छा परीक्षा अगर हो तो बीपीएससी ही टाइट परीक्षा ले सकता है, ईमानदारी से ले सकता है, इसलिए इससे ही परीक्षा लेने की उम्मीद जताई गई है। एक बार अभी पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था तो ऐसे वो तो पीसीएस के लिए है, आईएएस वाले के लिए है, बीडीओ बनने के लिए है, लेकिन क्वेश्चन आउट हुआ था तो उसका रिजल्ट ख़त्म कर दिया गया था, दोबारा एग्ज़ाम लिया गया था। बीपीएससी से परीक्षा का मतलब बहुत टाइट परीक्षा होती है। तो बीपीएससी परीक्षा लेगा तो कब होगा परीक्षा, इसका कब होगी, क्या बीपीएससी का जो जनरल परीक्षा होता है उसी के साथ इसको होगा या टीचर्स के लिए सिर्फ अलग होगा, तो ये सवाल पर यहाँ है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों संयुक्त परीक्षा को लेकर अहम घोषणा की है। संयुक्त परीक्षा मतलब उसमें कई कैटेगरीज मिल जाएंगे, कई पद मिल जाएंगे, उसमें टीचर भी एक पद रहेगा। यानी बीपीएससी परीक्षा आपकी तैयारी करते हैं कि हम बीडीओ बनेंगे, यूपीएससी की परीक्षा करते हैं कि हम एसडीएम डीएम बनेंगे, तो आप टीचर बनने के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि उसके लिए भी आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। उसी कैटेगरी का जो टीचर बनना है राजकर्मी वाले, तो उसी तरह के परीक्षा पास करने पड़ेंगे। 30 सितंबर को 69वीं पीटी परीक्षा में कई स्तर की नियुक्तियों के लिए संयुक्त परीक्षा होनी है। 30 सितंबर को इस साल का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए पीटी वाला जो ऑनलाइन होगा उसमें कई पोस्ट रहेंगे, वो भरना पड़ेगा। अगर बीपीएससी को परीक्षा का अधिकार मिला और शिक्षकों की नियुक्ति की, इस परीक्षा का सिलेबस मैच किया, तो इस पीटी के साथ यह भी परीक्षा संभव है। तो ये हो सकता है, इस पर विचार चल रहा है। क्या सीटेट और एस्टेट वाले जो हैं, जो पहले से पास किए हुए हैं एस्टेट या सीटेट, उसको फिर से परीक्षा देनी होगी, तो बोलता है हाँ। इसकी पात्रता स्पष्ट की गई है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एस्टेट या सीटेट है में उत्तीर्ण ही इसके अभ्यर्थी होंगे, वही इसको परीक्षा दे सकेंगे। जो सीटेट और एस्टेट पास किए गए हैं तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको ये भी पास करना पड़ेगा। 2019 की एस्टेट मेरिट प्रतियोगिता परीक्षा या कोई भी ऐसे परीक्षा पास करने को लेकर सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं है कि वो पास, ये पास मतलब नहीं है, ये इसको पास करना पड़ेगा। बीपीएससी जो लेगी ये तभी आप राजकर्मी बनेंगे, वो सीटेट से काम नहीं चलेगा, एस्टेट से काम नहीं चलेगा। लेकिन जो सीटेट एस्टेट रहेंगे वही ये परीक्षा दे सकेंगे। इस परीक्षा में सभी लोग नहीं बैठ पाएंगे, ये भी बात है, तो फिल्टर तो वहीं से हो जाएगा। किन पदों के लिए योग्यता का निर्धारण किया गया है या क्या है,
सीटेट एस्टेट के अलावा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। तो ये जो शैक्षणिक योग्यता है आपको इंटर होना चाहिए 1 to 5 के लिए, और ग्रेजुएशन होना चाहिए 6 to 10 के लिए, और पीजी और बीएड भी होना चाहिए ये 12 के लिए, 11-12 के लिए। और साथ में देखिए 1 to 5 के लिए डीएलएड चाहिए और 6 to 12 के लिए बीएड चाहिए। एजुकेशन के साथ प्रशिक्षण की भी योग्यता अनिवार्य है। ये जो पहले से लागू है वही रहेगा। इसी तरह विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता यानी जो योग्यता है भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगी। जो पहले से नियम है वही नियम रहेगा। विषय विशेष के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अलग से विशेष अर्हता के निर्धारण का अधिकार भी विभाग के पास सुरक्षित है। यानी कि अलग अलग विषय में क्या क्या रहेगा योग्यता, वो भी इनके पास रहेगा, समय समय पर वो बदलता रहेगा। क्या इस परीक्षा में किसी तरह की छूट भी मिलेगी? तो हाँ, दक्षता परीक्षा जो उत्तीर्ण कर लिए हैं पहले ही, जो टेट वाले ये जो नियोजित शिक्षकों का पहले हुआ था कि इनको टेस्ट लिया जाए, बिना टेस्ट का टीचर बने हैं, तो वो दक्षता परीक्षा 2-3 बार हुआ था, उसको जो पास कर गए हैं या जो शिक्षक जो 2000 वर्ष से पहले नियुक्त हैं और अभी कार्यरत हैं, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। तो उनको छूट है, उनको ये परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या 2006 से अब तक नियोजित शिक्षक भी संवर्ग में आ सकते हैं? तो वो जो देखिए अभी जो बताया कि पात्रता परीक्षा, तो एस्टेट सीटेट से छूट मिलेगा, ये परीक्षा तो देना ही पड़ेगा। 2006 में या 12 में 10 में 2012 से पूर्व जो विद्यार्थी जो शिक्षक हैं उनको एस्टेट सीटेट पास करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 12 के बाद के जो हैं उनके पास एस्टेट सीटेट का परीक्षा पास होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब वो ये फॉर्म बीपीएससी वाला भर पाएंगे। तो ये अगले में 10 नंबर में है कि क्या 2006 से अब तक नियोजित शिक्षक भी संवर्ग में आ सकते हैं? तो हाँ, आ सकते हैं, लेकिन क्या है, वर्ष 2006 से अब तक पंचायती राज संस्था एवं नगर निकायों के जरिए नियोजित शिक्षक भी इसी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेकर इस नए संवर्ग में आ सकते हैं। उनको डायरेक्ट टीचर से इसमें नहीं रखा जाएगा, इसके लिए उनको इस नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, इस परीक्षा का फॉर्म भरना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। पात्रता की जो शर्तें हैं वो पूरा होना चाहिए और ये परीक्षा में पास होना चाहिए, तभी वो इस संवर्ग में, इस कैटेगरी में शिक्षक बन पाएंगे। इस नियुक्ति के लिए क्या अलग अलग संवर्ग होगा? तो हाँ, इसमें भी कई कैटेगरीज है। इस संवर्ग में भी फिर लेवल होगा ना हर स्कूल का, राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, इस तरह के अलग अलग स्कूल के हुए में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का स्तरवार एवं विषयवार अलग अलग संवर्ग होगा। प्राइमरी स्कूल के टीचर, मिडिल स्कूल के टीचर, हाई स्कूल के टीचर, +2 के टीचर, ये तो संवर्ग आज भी है। तो ये स्तर हो गया नीचे से ऊपर तक। उसके बाद विषयवार होगा कि आर्ट्स के टीचर, सोशल साइंस के टीचर, यानी कि साइंस के टीचर, इंग्लिश के टीचर, लैंग्वेज वाले हो गए, संस्कृत के टीचर, हिंदी के टीचर, ये सब चीज़ भी अलग अलग कैटेगरी रहेगी। इसी तरह प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संपर्क होगा। ये स्कूल का भी है कि राजकीय स्कूल है, बुनियादी स्कूल है, वो तो संवर्ग रहेगा ही, इधर भी रहेगा। तो जो कैटेगरी पहले से चल रही है वो चलती रहेगी। संवर्ग राज्य स्तर पर होगा या जिला स्तर पर? तो इसके लिए कहे गए हैं कि सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। आयोग इनका चयन करके शिक्षा विभाग को अनुशंसा कर देगा कि देखिए आपने इतना सीट मांगा था, इतना सीट पर बहाल करके इतने लोगों को हमने दिया। अब शिक्षा विभाग क्या करेगा, उस पूरे जो स्टेट लेवल का एक लिस्ट होगा सिलेक्शन वाला, उससे लिस्ट से शिक्षा विभाग क्या करेगा, संबंधित जिला के डीओ को नियुक्ति हेतु उन्हें आवंटित कर देगा। अब हर जिला में कितना डिमांड है, कितना सीट खाली है, उतना हर एक ज़िला में ऊपर से वो भेज देगा। उसमें अगर ये चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि चॉइस रहेगा कि आप किस ज़िला में जाना चाहते हैं,
ये भी हो सकता है। वो सब बीच में घुसाते रहते हैं नियम। अभी तत्काल में यही है कि वो जिला वाइज उसको भेज दिया जाएगा। जब जिला में उनको आवंटित कर दिया जाएगा तो जिला में कौन अधिकारी होंगे इसके, तो DEO होंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो वो इसको फिर बांटेंगे। उसके बाद स्पष्ट होगा कि ये सभी संवर्ग जिला स्तर पर कैसे बटेंगे। जिला में भी अब कहाँ कहाँ जाना है वो DO तय करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी DO इस संवर्ग के नियुक्ति प्राधिकार होंगे, वही इसकी जिम्मेदारी सारी लेंगे कि कहाँ किनको दिया गया है। अब क्या ये जो नियमावली है बिहार के बाहर वाले के लिए भी है या बिहार के लिए ही है, तो एकदम से ये फुल्ली बिहार के लिए है। बिहार के बाहर वाले इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। हम लोग देखते हैं कि बिहार में अदर स्टेट के भी आते हैं और फिर वो अपने स्टेट में अगर उनको नौकरी हो जाती है तो छोड़ कर चल जाते हैं। तो ऐसे में सारे मेहनत बेकार हो जाती है, यहाँ खाली ही खाली रह जाता है। तो ये जो है पूरी तरह से बिहारी नियम है। आवेदक के लिए बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना आवश्यक है, बिहार का होना जरूरी है, तभी वो फॉर्म भर पाएंगे। इसमें आरक्षण का प्रावधान भी रखा जाएगा क्या, तो हाँ, तो बिहार सरकार का जो भी आरक्षण का नियम है वो इस पर लागू होगा। राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग ने जो भी आरक्षण प्रावधान प्रभावी रखा है या रखेगा वह इस पर भी लागू होगा। जो भी नियम सरकार का रहता है आरक्षण का हर विभाग में, इस विभाग में भी लागू होगा। महिलाओं के लिए क्या अलग से कुछ खास है, तो हाँ है, महिलाओं को इसमें प्रायोरिटी दी जाती है। प्रायोरिटी का मतलब ये है कि 50% महिला तो रहेगी ही, अगर विषम संख्या में एक और पद अगर है तो वो भी पुरुष को नहीं मिलकर महिला को मिल जाएगा। तो महिलाओं के लिए ये खास हो गया, संख्या उनकी बढ़ जाएगी। देखिए क्या लिखा है, सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण रोस्टर से अलग प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थी के लिए चयनित किया जाएगा। मान लीजिए 101 पद खाली है तो 50 महिलाओं के लिए तो ऐसे ही है और 50 पुरुष के लिए। अब इसमें 50-50 तो हो गए, एक सीट रहेगा तो वो किन को मिलेगा, तो एक सीट महिलाओं को मिल जाएगा। यानी 101 अगर है तो 51 महिला को और 50 पुरुष को, तो ये महिलाओं के लिए खास हो गया। अब है कि आरक्षण रोस्टर किस तरह प्रभावी किया जाएगा, तो नियमावली लागू होने के बाद प्रथम संव्यवहार में विद्यालय अध्यापक के नियुक्त पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 1 से रोस्टर प्रारंभ होगा। तो ये जो नियम है रोस्टर का वो सारे के सारे लागू होंगे। कोई परीक्षार्थी कितनी बार परीक्षा दे सकता है, तो ये अनलिमिटेड टाइम्स नहीं है। UPSC जैसे 4 बार आप दे सकते हैं, जनरल के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए फिर अलग अलग है, इसमें वो नहीं है। इसमें है कि सभी को मैक्सिमम 3 बार ही मौका मिलेगा। आप प्रिपेयर्ड होकर के तैयार होकर के रहिए, तब इस परीक्षा को फॉर्म भरिए। और एक बार निकाल लिए तो ठीक है, दूसरा बार निकाल लिए तो ठीक है, तीसरा बार में अगर आप इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए तो फिर भर ही नहीं पाइएगा, फिर इनएलिजिबल। 3 बार दे सकते हैं। जो नियोजित शिक्षक आज के समय में हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, इतना डिमांड किया, जिसकी मांग पर ये नियमावली आई है, उनके लिए क्या, तो उनके लिए कहा गया है कि अब जिला परिषद नगर निकाय इकाइयों से नए शिक्षक जो बहाल होंगे वो नियोजित नहीं कहलाएंगे, लेकिन अब तक जो नियोजित हैं उन पर कोई प्रभाव इस नियम से नहीं पड़ेगा। वह पूर्ववत काम करते रहेंगे, वो जैसे काम करते थे वैसे ही करेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। ये बहुत लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि अब तो वो लोग हट जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो जैसे काम करते हैं करते रहेंगे, नियोजित का नियोजित रहेंगे। अगर उनको ये चाहे कि राजकर्मी बनना है, उनमें अगर मेरिट है तो वो इस परीक्षा को पास करके राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यही लिखा है यहाँ पे कि उन्हें इस नियमावली का एक ही फायदा मिलेगा कि वह चाहें तो इस संवर्ग में शामिल होने के लिए अर्हता रहने पर, योग्यता रहने पर परीक्षा दे सकते हैं, और परीक्षा देंगे तो छूट मिलेगी, पास हो जाएंगे तो आप इस संवर्ग में घुस सकते हैं। बस योग्यता होनी चाहिए और मेरिट होनी चाहिए, क्योंकि बिना मेरिट का परीक्षा पास ही नहीं कर पाएंगे, तो और उनको भी 3 बार मौका दिया जाएगा। उम्र में छूट रहेगी। जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं, उनका उम्र ज़्यादा हो गया है तो उनमें उम्र में फ़र्क रहेगा, बस एज जो है ना, एज में छूट मिलेगा।
तो जो सूचनाएं मुख्य रूप से प्रभावित कर रही थी वो हमने अभी चर्चा की। एज में 19-21 इस तरह के कुछ एज है मिनिमम। अब मैक्सिमम जो भी एज है अभी और सामने आएगा, तो उसमें जो सामान्य लोगों के लिए, अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए जो एज का लिमिटेशन होगा और जो शिक्षक होंगे उन दोनों में अंतर होगा। शिक्षक इंटरनल पार्ट हो गए, उनको कुछ छूट मिलता है, वो यहाँ पर भी मिलेगा। अब जिनका 50-55 उम्र हो गया है तो उनका तो संभावना नहीं है इसमें आने का, लेकिन जो अगर 30 रखता है मैक्सिमम, तो 5 साल अगर छूट दे दिया तो 35 साल तक वाले शिक्षक भी इसमें आ सकेंगे। 5 या 10 साल संभवतः ये इसमें छूट देने का प्रावधान किया गया है, वो अभी स्पष्ट हो जाएगा जब इसको और लोग अध्ययन करेंगे तब। तो आज के लिए हमने इस पर चर्चा की। आप सब हमारे साथ बने रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हो, शुभ हो, अच्छा हो, और सुधार की जो गुंजाइश है अगर सरकार उसको भी सोच ले तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।